सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। ग्रीन एज ऑलवेज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है विंबलडन पे, टेनिस पे। एक स्पोर्टिंग आर्टिकल है और स्पोर्ट्स की थीम वाले आर्टिकल पढ़ने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। आप भी एक कोशिश करके देखो इस आर्टिकल को पढ़ने की, आपको थोड़ा चैलेंजिंग फील होगा, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे आर्टिकल्स को भी पढ़ने में कैसे कंफर्टेबल अपने हो सकें। तो शुरू करते हैं। आज के आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप इसमें ग्रामर सीखोगे, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस क्विज़। इसका सोल्यूशन क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे ग्रीन एज ऑलवेज। एज ऑलवेज आप जानते हैं हमेशा की तरह, और ग्रीन का मतलब होता है हरा भरा। कह रहे विंबलडन जो टूर्नामेंट है ना, हमेशा की तरह इस बार भी हरा भरा रहने वाला है। इस बार हुआ क्या, बात की जा रही है ऑन विंबलडन 2022 शॉर्निंग ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स। बात की जा रही है विंबलडन 2022 से रैंकिंग पॉइंट्स को काट लेने की, शॉर्न ऑफ कर देने की। ये स्ट्रक्चर्स मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा। तो 2022 में विंबलडन से रैंकिंग पॉइंट छीन लिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके ये विंबलडन बहुत ग्रीन है, हरा भरा है, हर बार की तरह। स्ट्रक्चर अभी आगे देख लेंगे शॉर्न ऑफ क्या होता है। इसके टाइटल पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है विंबलडन इज शॉर्न ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स कॉमा बट इज नॉट शॉर्ट ऑफ स्टार पावर। कह रहे जो विंबलडन नाम का टूर्नामेंट है ना, इसको शॉर्न ऑफ कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट से छीन लिए गए हैं रैंकिंग के पॉइंट्स। कह रहे लेकिन फिर भी ये जो टूर्नामेंट है ना विंबलडन, ये शॉर्ट ऑफ नहीं है, ये बिल्कुल भी कमी नहीं रखता है स्टार पावर की, बड़े बड़े सितारों की। शॉर्ट ऑफ होने का मतलब होता है किसी चीज़ की आपके पास कमी होना। तो विंबलडन में बिल्कुल रैंकिंग पॉइंट्स इससे निकल गए हैं इस बार, लेकिन फिर भी इसमें स्टार्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही खेलेंगे जैसे हर बार खेलते हैं। बड़े बड़े सितारे इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले हैं। समझ में आ गया सेंटेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। विंबलडन सब्जेक्ट है, पहली वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है इज, बट कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे शॉर्न ऑफ होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको मैं, डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सीख लिया तो हमेशा ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए वर्ड बना है शेयर नाम की वर्ब से। शेयर, शेयर्ड और शेयर्ड ये ऐसे चलती है। शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ की काट छांट करना। जैसे आपने एक भेड़ पकड़ी और भेड़ की जो है ऊन उससे काट ली, समझ रहे हो ना। आपने एक एम्प्लॉय को पकड़ा और उससे उसका एनुअल बोनस काट लिया उसकी सैलरी में से। तो कहीं से भी किसी चीज़ की काट छांट होती है ना, वहाँ पे अपने शेयर नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। चाहे किसी की तनख्वाह में से, सैलरी में से बोनस को काट लो, चाहे किसी भेड़ की वूल को यानी कि ऊन को काट लो, दोनों तरीके से। अब ध्यान रखना इसकी जो थर्ड फॉर्म है शेयर्ड, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है शॉर्न। थर्ड फॉर्म क्या है, शेयर्ड, किसी का काटा जाना कुछ भी है ना, हैज या हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के, लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म V3 होती है शॉर्न। अब इसी को अपने को यूज़ करना है। द फार्मर शेयर्ड द वूल फ्रॉम हिज शीप। फार्मर ने शेयर कर दिया, काट लिया वूल को यानी ऊन को अपनी भेड़ों से, अपनी शीप से। शीप एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन है। एक भेड़ हो चाहे 1000 भेड़ें हो, भेड़ के लिए अपने शीप नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके आगे एस नहीं आता है। अब ध्यान देना, शेयर तो किया वूल को, लेकिन शेयर के बाद में ऑफ भी लगा सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो फार्मर शेयर्ड ऑफ द वूल फ्रॉम हिज शीप। कहीं पे ऑफ मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। ये आपके लिए जो है, मतलब आपके लिए ऑल्टरनेटिव है। अगर आप रखना चाहो तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। अब देखो इसका मैं पैसिव बना रहा हूँ। भेड़ की शीप काटी गई फार्मर के द्वारा, तो मैं बोलूँगा द शीप वर शेयर्ड ऑफ देयर वूल बाय द फार्मर। यहाँ पे ऑफ जरूर आएगा जब पैसिव बना रहे हो। अब देखो थर्ड वाला, अगर मैं इसको पैसिव ना बना करके एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहूँ, पार्टिसिपल फॉर्म में, तो मैं ऐसे बोलूँगा द शीप वर शॉर्न ऑफ देयर वूल। भेड़ों से उनकी ऊन काट ली गई। यहाँ पे शॉर्न एक एडजेक्टिव है, भेड़ों को उनकी ऊन से अलग कर दिया गया।
पैसिव नहीं बना रहा हूँ मैं, पैसिव में तो वर्ड शेड लिखूंगा। शॉन से मैं बता रहा हूँ कि भेड़ों की ऊन काट ली गई है किसी के द्वारा, है ना। एक्शन ना बताने की जगह मैं एडजेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस केस में आप शॉन के बाद में ऑफ लगाते हैं। इसको स्ट्रिप्ड ऑफ भी बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें तो। बस यहाँ भी वही हुआ है, विंबलडन इज शॉन ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स। विंबलडन से रैंकिंग पॉइंट्स को काट छांट कर लिया गया है। एक दो सेंटेंसेस और बना रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ वर शॉन ऑफ या स्ट्रिप्ड ऑफ देयर एनुअल बोनस। एम्प्लॉयज़ से उनका एनुअल बोनस छीन लिया गया है। द फार्मर्स वर शॉन ऑफ या स्ट्रिप्ड ऑफ फार्म सब्सिडीज। किसानों से खेती से जुड़ी हुई सब्सिडीज़ को छीन लिया गया है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है चलेगी। मेरा ये मानना है किसी भी चीज़ को एक बार सीखो और पूरे मन से सीखो, ताकि फिर से आपको उसको मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये शॉर्ट ऑफ आप जानते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आपके पास कमी होना। शॉर्ट ऑफ और शॉर्ट ऑन दोनों ही तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे द कंपनी इज शॉर्ट ऑफ या शॉर्ट ऑन फंड्स, कंपनी के पास पैसों की कमी है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, द कंपनी लैक्स फंड्स। एक ही बात है, शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑन या लैक एक ही बात होती है तीनों। वैसे ही मोस्ट ग्रेजुएट्स इन द कंट्री आर शॉर्ट ऑफ स्किल्स या शॉर्ट ऑन स्किल्स। ज़्यादातर जो ग्रेजुएट्स हैं कंपनी में, उनमें स्किल्स नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई खूबी नहीं है। अब यहाँ पे आर शॉर्ट ऑफ की जगह पे आप लैक भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये शॉर्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ आपको बता दिया है ना। अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं, और वोकैब काफ़ी हैवी है। उसी के साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मॉक टेस्ट, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस एक सिंगल पैकेज आपको बना करके देता है। तो इससे आप मल्टीपल एग्जाम्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट को एक साथ एक ही पैकेज में एक्सेस कर पाएंगे। अब ये सारे मॉक टेस्ट तकरीबन 41,000 हो चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 599 में। लेकिन याद रखें, इस पे आपको मिलता है एडिशनल ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YD10। कोड को यूज़ करने से 1 साल का मॉक टेस्ट पैक आपको मिलता है 360 में, और 3 साल का आपको मिलता है 540 में। कुछ डिस्काउंट्स अमेजन पे से पेमेंट करने पे भी चल रहे हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। लिंक रखा है ऐप का कमेंट सेक्शन में। आ जाओ वोकैब शीट पे, सारे पुराने नए वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे। टेलीग्राम पे जाओ, इस ग्रुप को सर्च करो नाम से, इस शीट में आपको हर रोज़ जो है ग्रुप में शीट आपको मिल जाएगी। आज के वर्ड्स हैं एनाक्रोनिस्टिक, टेसिटर्न, कन्फ्लैग्रेशन, तीनों पुराने हैं। रिटेलिएट, पेंचेंट, प्रिस्टिन और रिप्लेनिश, बहुत सारे वर्ड्स हैं आज अपने पास। देखिए एनाक्रोनिस्टिक मैंने आपको करवाया हुआ है, जो एक्रो यानी टाइम से एन हो जाए, बाहर हो जाए। ऐसी चीज़ जो आउटडेटेड हो, जो क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड हो, जो ऑब्सोलीट हो चुकी हो। जैसे आजकल के ज़माने में कोई आदमी टाइपराइटर पे काम कर रहा हो, तो वो टाइपराइटर जो है ना, वो एनाक्रोनिस्टिक है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। कंजर्वेटिव कस्टम्स आर एनाक्रोनिस्टिक इन अ मॉडर्न सोसाइटी। रूढ़िवादी जो कस्टम्स होते हैं, दक्कनुसी जो रिवाज होते हैं, वो क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड हैं, आउटडेटेड हैं एक मॉडर्न सोसाइटी में। आज के सोसाइटी में सती प्रथा की बात करोगे या कोई ऐसी रूढ़िवादी बात करोगे मॉडर्न सोसाइटीज़ में, तो आप बड़े मूर्ख लगोगे देखने में, है ना। चलो ये आज वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, एनाक्रोनिस्टिक। फिर नया वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है ऐसा आदमी जो चुपचाप रहने का शौकीन हो, जो साइलेंट हो, जो ज़्यादा बोलता ना हो, रिस्ट्रेंड या रिजर्व्ड रहता हो। अब टेसिटर्न को रेडिसेंट भी बोलते हैं। चुप्पी वाला आदमी टेसिटर्न या रेडिसेंट होता है, साइलेंट बोल दो ना। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ टेसिटर्न लेडी हु स्पोक वेरी लिटिल। फैक्ट्री की जो मैनेजर थी वो एक चुप्पी वाली लेडी थी, चुपचाप रहने वाली औरत थी जो बहुत ही कम बोलती थी। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन। ये मैंने आपको करवाया हुआ, नरक की आग को बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन। एक अनकंट्रोलेबल फायर को बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन। आपने देखी होंगी आजकल क्लिप्स, अमेजोन में फायर्स लगी हुई हैं, कहीं दिल्ली में फायर्स लगी हुई हैं डंप यार्ड्स में, इन्हीं को कन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं। एक फायर लाइक सिचुएशन को भी कन्फ्लैग्रेशन बोल सकते हो, जरूरी नहीं आग की बात ही हो। अगर आग जैसी कोई सिचुएशन है ना आपकी ज़िंदगी में, उसको भी आप कन्फ्लैग्रेशन का नाम दे सकते हैं। मैनी पीपल डाइड इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कन्फ्लैग्रेशन इन सूरत। बहुत सारे लोग जो हैं मर गए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी हुई आग की वजह से, सूरत नाम के शहर में। कन्फ्लैग्रेशन नाम का आर्टिकल जो है, वर्ड जो आर्टिकल में देखेंगे, हेल फायर, इन्फर्नो, वाइल्ड फायर, इसके सिनोनिम्स है। इन्फर्नो को खास करके ध्यान कर लेना। इन्फर्नो का मतलब होता है नरक वाली आग, जैसे वो नरक में लगती है ना, उस टाइप की आग। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी पे जवाबी हमला करना, काउंटर रिप्लाई करना, स्ट्राइक बैक करना या पुश बैक करना।
द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वॉलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। गवर्नमेंट ने स्ट्राइक बैक किया, गवर्नमेंट ने जवाबी हमला किया, वॉलेंट प्रोटेस्टर्स को जेल में ठूंस के, हिंसक प्रोटेस्टर्स को, समझ गए ना, जेल में डाल के। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना। नेक्स्ट वर्ड है पेंचेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपकी बहुत सारी लाइकिंग, बहुत पसंद, या किसी काम के लिए आपकी टेंडेंसी यानी कि रुझान, आपकी प्रवृत्ति। माई अमेरिकन फ्रेंड्स हैव स्ट्रॉन्ग पेंचेंट फॉर इंडियन फूड। मेरे अमेरिकन दोस्तों में बहुत स्ट्रॉन्ग पेंचेंट या लाइकिंग या टेंडेंसी है इंडियन फूड को लेकर के। भारतीय खाना उनको बड़ा पसंद है। समझ में आ गया, किसी चीज़ के लिए बड़ी पसंदगी या किसी चीज़ की टेंडेंसी, आपका किसी काम को करने का जो आपका रुझान है। अब इसको इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, फॉन्डनेस और नैक, सारे वर्ड से बताया जाता है। नैक नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक वर्ड है प्रिस्टीन, नया वर्ड ऐड किया हमने। प्रिस्टीन होता है जो बहुत पुराना हो, नेचुरल हो और प्योर हो, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। मॉलडीव्स इज़ फुल ऑफ प्रिस्टीन बीचेस। जो मॉलडीव्स नाम का देश है ये बहुत ही खूबसूरत बीचेस, प्रिस्टीन, नेचुरल और प्योर बीचेस से मिलके बना है। प्रिस्टीन मतलब अनटस्ट, बिल्कुल भी मटमैला ना हो, एकदम साफ सुथरा हो, पुराना हो, प्राचीन हो। इसको अनअडल्ट्रेटेड भी बोलते हैं। अडल्ट्रेशन आप जानते हैं, मिलावट करना। अनअडल्ट्रेटेड मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हुई हो। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश वर्ड को ऐसे समझो, आपके पास एक ग्लास है पानी का, आपने उसको थोड़ा सा पिया और मैंने फिर उस ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये हरकत, इसको बोलते हैं रिप्लेनिश करना। रिफिल करना, रिस्टोर करना, किसी चीज़ के अंदर फिर से स्टॉकअप करना। अ गुड नाइट स्लीप विल रिप्लेनिश योर एनर्जी लेवल्स। एक अच्छी रात की नींद जो है रिफिल कर देगी, रिप्लेनिश कर देगी आपके एनर्जी के लेवल्स को। तो दिन भर में एनर्जी आपने खो दी होगी, लेकिन रात में अच्छा सोओगे, सुबह आपकी एनर्जी जो है रिप्लेनिश, रिस्टोर या रिफिल हो जाएगी। तो ये वर्ड भी आज आप आर्टिकल में देखेंगे। वोकैब सच में बहुत हैवी है। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हो, पता लगे। अगर आप टेनिस देखते हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। टेनिस की दुनिया में ग्रैंड स्लैम होता है। ग्रैंड स्लैम का मतलब है 4 टूर्नामेंट्स। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है रोलैंड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन, तीसरा है यूएस ओपन जो कि अमेरिका में होता है, और चौथा है द चैंपियनशिप्स जिसको विंबलडन बोलते हैं, और ये होता है इंग्लैंड में। ये चारों टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं। अब बारी है विंबलडन की इस साल के 2022 के, और ये आर्टिकल उसी पे लिखा हुआ है। लेकिन विंबलडन में कंट्रोवर्सी हो गई है। विंबलडन में रशियन और बेलारूशियन जो प्लेयर्स हैं इनको बैन कर दिया गया रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। अब जैसे ही इनको बैन किया गया तो रशियन प्लेयर्स का अब विंबलडन में खेलना मुश्किल हो जाएगा, ना खेल पाएंगे वो। इस वजह से जो टेनिस की सबसे हाईएस्ट बॉडी है, उस बॉडी ने विंबलडन से रैंकिंग पॉइंट्स को छीन लिया है। उस बॉडी का ये कहना है कि क्योंकि रशियन प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे तो विंबलडन की रैंकिंग्स इस साल जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। लेकिन हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि मैटर करें या ना करें, ये जो क्लासिक विंबलडन है ना, इसकी शाइन बरकरार रहने वाली है। इसमें बड़े बड़े जो है सितारे हर साल की तरह खेलेंगे। तो एंथुजियास्टिक टोन के साथ लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत ही अपना एंथुजियाज्म दिखा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, कोशिश करूंगा स्टोरी की तरह आपको नरेट करूं, स्टोरी की तरह ही पढ़ने की कोशिश करना। कह रहा है विंबलडन इज़ अ टूर्नामेंट अपार्ट। कह रहा है विंबलडन जो है ना वो एक टूर्नामेंट है, वो एक खेल का, समझ गए ना, एक ट्रॉफी है, और जो अपार्ट है सबसे अलग है। तो सबसे अलग ही टाइप का टूर्नामेंट है, इसको बाकियों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। विंबलडन की वर्ब है इज, अपार्ट का मतलब है डिफरेंट। कह रहा है इट इज़ डिलाइटफुली एनाक्रोनिस्टिक इन दैट इट इज़ प्लेड ऑन प्रिस्टीन ग्रास कोर्ट्स, अ थ्रो बैक टू द एरा व्हेन द स्पोर्ट वॉज स्टिल कॉल्ड लॉन टेनिस। अब इसका एंथुजियाज्म देखो आप, कितना प्यार है इसको इस टूर्नामेंट से। कह रहा है ये जो टूर्नामेंट है ना, ये बहुत ही डिलाइटफुली, बहुत ही प्लेजेंटली, बहुत ही मनमोहक तरीके से, खुशी देने वाले तरीके से एनाक्रोनिस्टिक है। अब एनाक्रोनिस्टिक मैंने आपको बताया था, जो मिसप्लेस्ड हो, आउटडेटेड हो, जो वक्त से बिल्कुल पुराना हो। तो कह रहे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बहुत पुराना खेल है, पुराना टूर्नामेंट है, एनाक्रोनिस्टिक है। और किस चीज़ में, इन दैट, इस चीज़ में कि ये खेला जाता है आज भी ग्रास कोर्ट्स के ऊपर, घास के मैदानों के ऊपर, जो प्रिस्टीन है, जो अनटच्ड हैं, जो क्लीन एंड प्योर हैं, शुद्ध और पवित्र हैं। और कह रहे ये जो ग्रास कोर्ट्स है ना, ये एक थ्रो बैक हैं, ये पुरानी याद ताज़ा करवाने वाले हैं, ये पुनरावर्तन है। और किस चीज़ का,
उस एरा का, उस पीरियड का जब ये स्पोर्ट कहा जाता था, कॉल किया जाता था लॉन टेनिस। आ रहा है समझ में? तो पुराने ज़माने के हिसाब से ही विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट्स पे, और ग्रास कोर्ट्स आपको थ्रोबैक करवाएंगे उस एरा की तरफ, उस एरा की याद दिलवाएंगे, उस एरा की तरफ आपको पास्ट में ले जाएंगे, रेट्रोग्रेस करेंगे, बैक स्लाइड करवाएंगे, जब स्पोर्ट्स को हम बोलते ही लॉन टेनिस किया करते थे। एनाक्रोनिस्टिक आप जानते हैं, इट की वर्ब इज, इट की वर्ब अगेन इज प्लेड, विंबलडन की बात हो रही है। प्रिस्टीन मतलब पुराना, क्लीन, प्योर, अनटच्ड, नेचुरल, अनअडल्ट्रेटेड। स्पोर्ट की वर्ब है वॉज कॉल्ड। थ्रोबैक मतलब पुरानी तरफ जाना, रेट्रोग्रेस करना, बैक स्लाइड करना, पुरानी यादों में चले जाना या पुराने काम करने लगना। अब ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो आप सोचते हो कोई ये डिक्शनरी होगी, नहीं ये डिक्शनरी नहीं है। इस तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वैसे भी बने। आगे बढ़ते हैं। कॉल वर्ब के साथ में कभी एज मत यूज करना। स्पोर्ट वॉज कॉल्ड एज लॉन टेनिस, गलत हो जाएगा। कॉल वर्ब अपने साथ में एज नहीं लेती है। कह स्टार प्लेयर्स हु अदरवाइज रिसेंबल वॉकिंग बिलबोर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रेटिसेंट एंड डॉन स्पॉटलेस वाइट अटायर, रेसोनेटिंग विद द टूर्नामेंट्स स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कीपिंग द साइट रिलेटिवली फ्री ऑफ कमर्शियल जो है स्पॉन्सरशिप्स। अब बता रहा है इसमें एक और खूबी है ये ग्रास कोर्ट्स के अलावा। कह रहे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो अदरवाइज आपको रिसेंबल करते हुए दिखाई देंगे, सिमिलर दिखाई देंगे, चलते फिरते साइन बोर्ड्स यानी बिल बोर्ड्स की तरह। साइन बोर्ड क्या होता है? बड़ा सा होर्डिंग, आप रोड पे देखते हो ना, बड़ा सा एक जो लगा होता है पोस्टर। स्टार प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप में ही पोस्टर जैसे हैं। जिस प्लेयर को देखोगे उसकी एक लेजेंडरी हिस्ट्री है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं चलते फिरते पोस्टर हैं अपने आप में। कह रहा है ऐसे प्लेयर्स जो भी है ना उनको रिक्वायर्ड है कि वो रेटिसेंट रहें, चुपचाप रहें और डॉन करें। डॉन का मतलब होता है पहनना, पहने स्पॉटलेस वाइट अटायर को। अटायर मतलब पहनावा, वेशभूषा, पोशाक, और स्पॉटलेस मतलब बिना किसी स्पॉट के, उस पर कोई भी लोगो नहीं होगा, किसी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं होगा। तो ऐसे प्लेयर्स चलते फिरते पोस्टर हैं, उनको भी विंबलडन में ज़रूरत है कि वो चुपचाप खेलेंगे और बिना किसी ब्रांड वाली जो है जर्सी को पहन के खेलेंगे, स्पॉटलेस अटायर को। ये सारा के सारा चीज़ें रेसोनेट विद करता है। रेसोनेट विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ जो है मेल खाना, गूंज करना। रेजोनेशन का मतलब होता है गूंज। तो ये सब की सब चीज़ें गूंजती हैं, मेल खाती हैं इस टूर्नामेंट की कड़ी पॉलिसी को, जो है कीप करने की, बनाए रखने की की पूरी साइट को तुलनात्मक तौर पे आज़ाद, फ्री, कमर्शियल स्कॉलरशिप से, स्पॉन्सरशिप से। तो इस तरह का टूर्नामेंट है। ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आप इसको देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। सब लोग जो है सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और बहुत ही कम बात करेंगे, बहुत कम इंटरव्यूज़ होंगे, बहुत कम एड्स आएंगी। स्टार प्लेयर्स की वर्ब है आर रिक्वायर्ड और दूसरी वर्ब है डॉन। हु की वर्ब है रिसेंबल, हु आया इन स्टार प्लेयर्स के लिए। बिल बोर्ड मतलब बहुत बड़ा साइन बोर्ड। रेटिसेंट मतलब चुपचाप, टैसिट, साइलेंट, जो ज़्यादा बोलने की ना रखता हो। डॉन का मतलब होता है पहनना। जब आप कोई चीज़ पहनते हो ना सबको दिखा के, आप कोई कैप पहन रहे हो, जर्सी पहन रहे हो, ट्राउजर्स पहन रहे हो, सबको दिखा के, तो उसको बोलते हैं डॉन करना। आई एम डॉनिंग अ वाइट कैप, प्लेयर्स आर डॉनिंग वाइट अटायर। अटायर मतलब पोशाक, पहनावा, कॉस्ट्यूम, एक अच्छा वर्ड है कपड़ों के लिए अटायर। चलिए, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करें। समझ रहे हो ना? रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। इस रूल को अपने कई बार कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंटिल 2021 द टूर्नामेंट इवन हैड अ मिडिल संडे हॉलीडे, एन आउट ऑफ प्लेस आइडिया इन द एरा ऑफ मेगा टेलीविजन डील्स एंड एम्बुश मार्केटिंग। कह रहे 2021 तक तो इस टूर्नामेंट में एक मिडिल संडे नाम का हॉलीडे भी होता था। सोचो, टूर्नामेंट के बीच में छुट्टी हो रही है, ऐसा एक टूर्नामेंट के बीच में संडे भी होता था। कह रहा है ये अपने आप में एक आउट ऑफ प्लेस आइडिया है। आउट ऑफ प्लेस मतलब एन एक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड। कह रहा है ये आइडिया ही अपने आप में आउटडेटेड है इस एरा में, इस युग में, आज के इस पीरियड में जो है मेगा टेलीविजन डील्स का और एम्बुश मार्केटिंग का। अगर आप आईपीएल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केटिंग क्या होती है, टेलीविजन डील्स क्या होती हैं। ऐसी एक एरा में विंबलडन में तो एक दिन की छुट्टी भी रखी जाती है संडे के दिन मिडल में। तो इस तरह का टूर्नामेंट है, थोड़ा पुराने टाइप का। टूर्नामेंट की वर्ब है हैड, आउट ऑफ प्लेस मतलब एनाक्रोनिस्टिक, एम्बुश मार्केटिंग मतलब अटैक मार्केटिंग। कह रहा है एंड सच इज द इवेंट्स मैग्नेटिक पुल दैट इवन द बिगेस्ट क्राइसिस टू हिट टेनिस इन रिसेंट टाइम्स
अब ये बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बाद में पढ़ना है अपने को, ठीक है। दैट द बिगेस्ट क्राइसिस टू हिट टेनिस इन रिसेंट टाइम्स डिड नॉट टर्न इनटू अ स्मोकिंग इन्फर्नो। ये सेंटेंस लंबा है और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें 2 डैशेज आ जाएं, डैश से डैश का अलग कर दो, उसको बाद में पढ़ना और बाकी का सेंटेंस एक साथ पढ़ लो। और कह रहा है सच ऐसा ही है, सच इज द इवेंट्स मैग्नेटिक पुल, ऐसा ही इसका आकर्षण है, पुल है जो बड़ा चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, इस प्रकार का इसका आकर्षण है। दैट वो इस तरह का कि यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो हिट करने वाला है टेनिस को रिसेंट टाइम्स में, हाल के कुछ वक्त में, उस क्राइसिस ने भी नहीं बदला, डिड नॉट टर्न इनटू किया इसको एक स्मोकिंग इन्फर्नो में, जलती हुई आग में। तो बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस विंबलडन में हुआ है जिसके बारे में आर्टिकल बात करेगा। बावजूद उस क्राइसिस के इसका आकर्षण ऐसा है कि आज भी लोग इसको देखने जाने वाले हैं। ये एक स्मोकी इन्फर्नो में, कन्फ्लैग्रेशन में नहीं बदला है। अब बीच में देख लो वो क्राइसिस क्या है, बड़े आसानी से आपको पता लग जाएगा। कह रहे ऑफ विंबलडन बारिंग रशियन एंड बेलारूसियन प्लेयर्स अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। पहला क्राइसिस है, ऑफ लगा के बता रहा है, विंबलडन के बाहर कर देने का रशिया और बेलारूसियन प्लेयर्स को बैकड्रॉप के अंदर, इस सीनरी के अंदर, इस बैकग्राउंड के साथ में जो है रशिया यूक्रेन वॉर का। तो इसको देखते हुए इन दोनों कंट्रीज़ के प्लेयर्स को बैन कर देने का क्राइसिस। और दूसरा, जो इनकी सबसे बड़ी बॉडी है टेनिस की, एटीपी और डब्ल्यूटीए, इनके रिटेलिएट करने का, जवाबी हमला करने का विंबलडन पे, रिमूव करके इसके रैंकिंग पॉइंट्स को। तो ये कंट्रोवर्सी विंबलडन में हुई है। विंबलडन वालों ने बोला है, इंग्लैंड वालों ने, कि इस साल रशियन और बेलारूसियन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। एटीपी डब्ल्यूटीए ने बोला है, जो टेनिस की हाईएस्ट बॉडीज हैं, कि मत खिलाओ, लेकिन अगर नहीं खिलाओगे तो विंबलडन के पॉइंट्स को हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। ऐसी कंट्रोवर्सी के बाद में भी इसका अट्रैक्शन पुल जारी है। पुल की वर्ब है इस, सच नाम के एडजेक्टिव से शुरू हुआ है। सच दैट और सच एज मैं अभी आपको स्ट्रक्चर है बता दूंगा क्या होती हैं। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय है। क्राइसिस की वर्ब है डिड नॉट टर्न इनटू। इन्फर्नो मतलब एक आउट ऑफ कंट्रोल जो है फायर इंसिडेंट, कन्फ्लैग्रेशन या हेल फायर, इसको आप इन्फर्नो भी बोलते हैं, है ना। रिटेलिएट करना मतलब जवाबी हमला करना, फाइट बैक करना। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब होता है इस सिनेरियो के साथ, इस सिनेरियो को बैकग्राउंड में रखते हुए। अब देख लो ये सच दैट वाली स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले तो अपने आप से पूछो, सच के साथ में एज आएगा या दैट आएगा। कभी कभी आप देखोगे सच एज, कभी कभी देखोगे सच दैट, दोनों में क्या फ़र्क है तो आसानी से समझेंगे। देखो सच के साथ में एज आएगा जब किसी चीज़ का एग्जाम्पल दोगे, और सच के साथ में दैट आएगा जब किसी चीज़ के एक्सटेंट यानी लेवल को बताओगे। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ही इज़ सच ए बॉय दैट एज डज नॉट हेल्प एनीबडी। वो एक ऐसा लड़का है जो किसी की मदद नहीं करता। अरे कैसा लड़का है? ऐसा लड़का जो किसी की मदद नहीं करता। बॉय के लिए आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, बॉय के लिए जैसे ही इलस्ट्रेशन दिया, अब यूज़ करेंगे सच के साथ में एज को, ठीक है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, एग्जाम्पल देंगे तो सच एज। दूसरा केस देखते हैं, कह रहा है ही इज़ सच ए गुड बॉय दैट एज ऑल हिज टीचर्स प्रेज हिम। वो इतना अच्छा लड़का है कि इतना कि सारे उसके टीचर्स उसको प्रेज करते हैं। अब यहाँ पे लड़के के बारे में नहीं बताया गया भाई किस टाइप का लड़का है जो किसी की मदद नहीं करता है, ऐसी बात नहीं कर रहे हम। करें वो इतना अच्छा लड़का है, इतना कि सारे टीचर्स उसको प्रेज करते हैं। तो इस केस में आप यूज़ करेंगे सच के साथ में दैट को। याद रखना एज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच दैट वट वैसा ही एज भी होता है, लेकिन ये आता सिर्फ सच के साथ में है और किसी नाउन को अपना एंटीसीडेंट मानेगा, है ना। एज का मतलब यही है। शी इज सच एन एक्ट्रेस दैट एज वुड फिट इन एनी रोल्स। वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो किसी भी रोल में फिट हो जाएगी। कैसी एक्ट्रेस है भाई? ऐसी है जो किसी भी रोल में फिट हो जाएगी। तो ऐसी कैसी की बात हो रही है तो एज को लगा दो। और यहाँ देखो, शी इज़ सच ए गुड एक्ट्रेस दैट एज मोस्ट ऑफ हर मूवीज गो सुपर हिट। वो इतनी अच्छी एक एक्ट्रेस है, कितनी, इतनी अच्छी कि इतनी कि सारी उसकी मूवी सुपर हिट होती हैं। जब भी आप किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ कर देंगे और फिर सच लगाएंगे तो आप उसका एक्सटेंट बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान कर लेना उस केस में आपको दैट लगाना है। ये एडजेक्टिव है ना, ये निशानी होती है, ठीक है, ये निशानी है आपकी। एडजेक्टिव के साथ में जब सच लगा रहे हो तो मोस्टली आप दैट ही लगाओगे। चलो आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, सच दैट और सच एज को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राफेल नडाल
who 3 weeks ago won his 14th French Open and a record extending 22nd Grand Slam title literally on one leg, is set to feature after undergoing radio frequency treatment. अब बताएगा नडाल की। कह रहा नडाल जो कि 3 महीने पहले ही जीता था अपने 14वें फ्रेंच ओपन के टाइटल को रोलैंड गैरोस को, और रिकॉर्ड को एक्सटेंड करने वाली, रिकॉर्ड को बढ़ा देने वाली 22 ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज को, टाइटल विक्ट्रीज को, और महज लिटरली एक टांग पे, लिटरली मतलब वास्तव में, और एक टांग पे मतलब एक टांग इसकी टूट गई होगी है ना इनकी खेलते हुए। कह रहा है ऐसा जो महान प्लेयर है नडाल, जिसने अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले इस काम को किया है, कह रहा है ये नडाल जो है ना फिर से तैयार है, सेट है फीचर करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अंडरगो होने के बाद में, गो थ्रू होने के बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट के। तो टांग इनकी टूटी होगी, अब उस ट्रीटमेंट से गुजरे हैं और फिर से 3 वीक बाद में लौटे हैं, मतलब फिर से जो है खेलेंगे विंबलडन के अंदर। नडाल की वर्ब है इज, फीचर का मतलब शिरकत करना, अंडरगो मतलब किसी चीज़ से गो थ्रू होना, हु की वर्ब है वन। बढ़े आगे। अच्छा, हु के साथ में हैज़ वन लगा सकता हूँ क्या? कितने लोगों को आता है बताना कमेंट्स में। हु के साथ में वन की जगह हु हैज़ वन अगर ऐसा लिख दूं तो कौन सा ग्रामर रूल यहाँ पे वायलेट हो जाएगा? जिनको पता है वो डालना, और जिनको नहीं पता है कमेंट्स में जाके चेक करना। जो सही कमेंट्स होते हैं उनको हार्ट दे देता हूँ मैं। कह रहा है 7 टाइम्स सिंगल्स चैंपियन सेरेना विलियम्स हैज़ कम आउट ऑफ अ ईयर लॉन्ग सेमी रिटायरमेंट। कह रहे 7 बार की सिंगल चैंपियन जो है सेरेना विलियम्स, वो भी कम आउट ऑफ हुई है, बाहर निकल करके आई है 1 साल लंबी, 1 ईयर लंबी सेमी रिटायरमेंट से, जो है समझ गए ना, आंशिक रिटायरमेंट से, पार्टली रिटायरमेंट से। तो सेरेना विलियम्स भी वापस आ रही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी आगे करवाऊंगा। कह रहे रोजर फेडरर्स ग्रास कोर्ट मैजेस्टी विल बी मिस्ड for the first time since 1998, but such is sport's uncanny knack to replenish itself that there will be enough verdant pomp and splendor as the iconic center court celebrates its centenary year. ये सेंटेंस पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा चैलेंज जिंदगी में क्या होते हैं। कह रहा है रोजर फेडरर जो है, इसकी जो ग्रास कोर्ट की मैजेस्टी है, घास के मैदान पे जो इसकी महिमा है, ग्लोरी है, जो इसका लेजेंडरी रिकॉर्ड है, कह रहा है इसको मिस किया जाएगा। इस बार रोजर फेडरर नहीं खेल पाएंगे। और कह रहा है कब होगा ये काम? पहली दफ़ा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम 1998 के बाद से, पिछले 22 सालों में पहली बार। कह रहा है लेकिन फिर भी इस आदमी के, इस महान प्लेयर के इस टूर्नामेंट को मिस करने के बावजूद, कह रहा है फिर भी बट ऐसी इस स्पोर्ट की अनकैनी नेक है, ऐसा इस स्पोर्ट का अनयूजुअल इंक्लिनेशन है, टेंडेंसी है। और कैसी है भाई? वो नेक है रिप्लेनिश कर देने की, रिफिल कर देने की अपने आप को, दैट वो ऐसी है कि वहाँ पे इनफ वर्डेंट पॉम्प और स्प्लेंडर होने वाला है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, वर्डेंट मतलब एबेंडेंट बहुत ज़्यादा, इनफ मतलब काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा पॉम्प और स्प्लेंडर होगा। पॉम्प और स्प्लेंडर का मतलब होता है दिखावा, धूमधाम, शान और वैभव। पॉम्प मतलब धूमधाम और स्प्लेंडर मतलब वैभव। तो ऐसा धूमधाम और वैभव होने वाला है जैसा कि या जैसे ही ये आइकॉनिक सेंटर कोर्ट जो है सेलिब्रेट करेगा अपने 100वें ईयर को, सेंटिनरी ईयर को। तो सेंचुरी मारी इन्होंने, 100वीं बार होने वाला है ये इस बार जो है फ्रेंच ओपन जो है, मतलब अपना जो है विंबलडन। तो इस वजह से आपको खूब दिखावा, शान और शौकत देखने को मिलेगी, चाहे रोजर फेडरर पिछले 22 सालों में पहली बार इस टूर्नामेंट में, 24 सालों में पहली बार नहीं खेलेंगे। आई बात समझ में? ऐसा ये सेंटेंस बना हुआ है। मैजेस्टी की वर्ब है विल बी मिस्ड। मैजेस्टी मैंने आपको बता दिया, ग्लोरी, ग्रेस, महिमा। अच्छा, नेक की वर्ब है इज। सच से शुरू हुआ आपका सेंटेंस, सच दैट, सच एज अभी अभी आपने देखा था। इसकी इंक्लिनेशन ऐसी है, नेक ऐसी है, प्रवृत्ति ऐसी है कि ऐसा ऐसा हो जाता है ना। तो जब भी आपको एक्सटेंट बताना हो किसी चीज़ का, तब सच के साथ में आप दैट को लगाते हैं। नेक की वर्ब होगी इज। अनकैनी मतलब अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, सुपर ह्यूमन। रिप्लेनिश करना मतलब किसी चीज़ को रिफिल करना, जैसे आपके ग्लास को मैं बार बार रिफिल कर रहा हूँ। पॉम्प और स्प्लेंडर की वर्ब है विल बी। पॉम्प और स्प्लेंडर का मतलब होता है डिस्प्ले एंड ग्लोरी, धूमधाम और वैभव। वर्डेंट का मतलब होता है एबंडेंट। सेंटर कोर्ट की वर्ब है सेलिब्रेट्स। सेंटिनरी का मतलब होता है 100वां। आइकॉनिक का मतलब होता है लेजेंडरी, अपने आप में बहुत ही महान। आइकॉनिक से एक वर्ड बनता है आइकनोक्लास्ट। आता है तो डालना कमेंट्स में, और नहीं आता है तो अभी सर्च करो डिक्शनरी में जाकर के। ऐसा आदमी जो आइकन्स को क्लास्ट करे, गिरा दे, उसको बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है? एक वन वर्ड है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़े।
ये वर्ड्स बहुत भारी भारी हैं, आप ऐसे वर्ड्स को बहुत ही कम देखते हो, ये वर्ड एंड वर्ड तो मैंने भी पहली बार सुना है। करें नडाल एंड 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविक will be the biggest men's draw cards, along with the 8 seed Matteo Berrettini, who is seemingly back to his best after recovering from a hand injury. अब ये बात करेगा सारे बड़े प्लेयर्स की, भाई फेडरर तो इस बार नहीं खेलेंगे, अब नडाल और जोकोविक और दूसरे प्लेयर्स कौन से हैं। कह रहे नडाल और 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन जो हैं जोकोविक, वो होंगे बिगेस्ट मेंस ड्रॉ कार्ड्स, इस साल के मेंस के सबसे बड़े अट्रैक्शन। ड्रॉ कार्ड मतलब सेंट्रल अट्रैक्शन। और किसके साथ में, साथ ही साथ आठवें सबसे बड़े खिलाड़ी के 8वें सीड के जो है मैटेनो बर्रेटिनी, जो कि जाहिर तौर पे वापस आ गए हैं, सीमिंगली बैक हो गए हैं अपनी बेस्ट फॉर्म में, टू हिज बेस्ट, और कब, रिकवर होने के बाद एक हैंड इंजरी से। नडाल और जोकोविक दोनों की वर्ब है विल बी, और हु की वर्ब है इज। हु आया है बर्रेटिनी के लिए, है ना, बर्रेटिनी। सीड का मतलब होता है रैंक। टेनिस में सीड्स इसलिए दिए जाते हैं कि टॉप 10 रैंक्स जो प्लेयर्स हैं उनको क्वालिफाई ना करना पड़े। तो 8वां सीड का मतलब है 8वें रैंक का खिलाड़ी जिसको क्वालिफायर खेलने की ज़रूरत नहीं है। सीमिंगली मतलब जाहिर तौर पे, एपरेंटली, एविडेंटली, क्लियरली। ड्रॉ कार्ड मतलब सेंट्रल अट्रैक्शन। अब एक कॉन्सेप्ट है, ऊपर अपने छोड़ के आए थे, ये फिर से रिपीट हो गया। देखो 3 दफ़ा डिफेंडिंग चैंपियन है जोकोविक, लेकिन फिर भी लिखा हमने 3 टाइम्स नहीं लिखा। ये भी 7 साल की 7 टाइम सिंगल चैंपियन है, लेकिन फिर भी लिखा है 7 टाइम्स नहीं लिखा। तो कौन सा ऐसा ग्रामर रूल है कि टाइम को टाइम्स लिखने से हमें मना कर रहा है। 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर भी सिंगुलर टाइम को हम यूज़ कर रहे हैं। चलो आ जाओ, इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स। हाइफनेटेड एडजेक्टिव क्या होते हैं पहले ये समझ लो, फिर रूल ये कहता है कि ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होंगे, इनको कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं करना। देखो हाइफनेटेड एडजेक्टिव ऐसे समझोगे आप, मान लो एक सेंटेंस है, न्यू रिक्रूट्स वर रिक्वायर्ड टू अटेंड अ 3 डे ट्रेनिंग। जो नए रिक्रूट्स थे वो उनको ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड थे कि वो अटेंड करें 3 दिनों की एक ट्रेनिंग को। देखो ट्रेनिंग के लिए हमने 3 डे नाम के एक नाउन को यूज़ किया है। ये पूरा का पूरा जो नाउन है ना, 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का भी हो सकता है, ये नाउन इस दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब कुछ नाउन्स के कुछ ग्रुप हो, 2 या 3 या 4 नाउन्स का, और वो किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव बन जाए तो उसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। और हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक हाइफन को लगा देते हैं, यानी कि इस डैश को लगा देते हैं। इस डैश को लगा के हम अपने रीडर को ये बताते हैं कि इसको नाउन मत समझ लेना, ये एक एडजेक्टिव है। अब ध्यान ये देना है कि 3 डे आपने लिखा है, इसके आगे एस नहीं लगाओगे। हाइफनेटेड एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रखे जाते हैं। तो दिन भले ही 3 होंगे, लेकिन आप लिखोगे 3 डे, बीच में लगाओगे डैश, अपने रीडर को बताओगे ये एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ है। ये सिंगल चैंपियन थी 7 बार की, तो ये चैंपियन जो सिंगल्स का है इसके लिए हमने हाइफनेटेड एडजेक्टिव को यूज़ किया है। वैसे यहाँ डिफेंडिंग जो है चैंपियन के लिए भी 3 टाइम लिखा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ 3 मीटर्स लॉन्ग स्टिक वॉज यूज्ड बाय मर्डरर एज अ वेपन। 3 मीटर लंबी स्टिक को मर्डरर के द्वारा वेपन के तौर पे यूज़ किया गया था। कौन सी स्टिक है, 3 मीटर लंबी। 3 मीटर लंबी जो है ना, एक एडजेक्टिव है स्टिक नाम के नाउन के लिए। आप इसके बीच में लगाओगे हाइफन और मीटर्स का एस निकाल दोगे। वैसे ही बैंक नोट्स ऑफ 500 रुपीज़ वर डिमोनेटाइज्ड, या 500 रुपीज़ बैंक नोट्स वर डिमोनेटाइज्ड। 500 रुपये के बैंक नोट को डिमोनेटाइज किया गया था। अब देखो बैंक नोट के लिए 500 रुपये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। कौन सा बैंक नोट भाई, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, भाई 500 रुपये का। तो यहाँ पे आप बीच में हाइफन लगा दो, पीछे का एस निकाल दो। लेकिन ऊपर वाले केस में ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव नहीं है। बैंक नोट्स ऑफ 500 रुपीज़ वर डीमोनेटाइज्ड। ये 500 रुपये के आगे कोई दूसरा नाउन नहीं रखा हुआ, ये अपने आप में एक नाउन है, इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हाइफनेटेड मत बना के आ जाना। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं है तो ये एडजेक्टिव कैसे बनेगा? जब एडजेक्टिव नहीं बनेगा तो इसको 500 रुपीज़ ही लिख के आना, इसके बीच में ना हाइफन ना पीछे इसके एस हटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में आएगा कॉन्सेप्ट, करे द एब्सेंस ऑफ द 2 टॉप रैंक्ड मैन इन दानिल मेदवेदेव विच इज बार्ड एंड अलेक्जेंडर ज़वेरेव who is injured is unfortunate, but the farthest they had progressed at SW19 was 4th round। कह रहे जो एब्सेंस है, नामौजूदगी है 2 सबसे बड़े टॉप रैंक्ड मैन की, जिनका नाम है ये और ये, इन दोनों की नामौजूदगी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जितना ये आगे गए थे, फारदेस्ट दे हैड प्रोग्रेस्ड,
और कहाँ पे SW19 इस टूर्नामेंट में वो था चौथा राउंड। तो ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछली बार के जो टूर्नामेंट था उसमें ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं था। एब्सेंस की वर्ब है वॉज, एब्सेंस की वर्ब है इज, दे की वर्ब है हैड प्रोग्रेस्ड। द फारदेस्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, वैसे एडजेक्टिव है, इसकी वर्ब है वॉज। कैरे नडाल हु इज हाफवे टुवर्ड्स एन इम्प्रोबेबल ग्रैंड स्लैम which is winning all 4 majors in a single year can be a handful if he survives the first week when the grass is still lush and bounce low and skiddy। कह रहे जो नडाल हैं जो कि हाफ वे हो गए हैं, आधा रास्ता चले गए हैं अपने इम्प्रोबेबल जो है ग्रैंड स्लैम के। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास ना हो। इस बार बहुत अनलाइकली है नडाल का ग्रैंड स्लैम को जीतना, क्योंकि इनके पाँव में चोट लग गई है। कह रहे नडाल जो कि आधा तो रास्ता तय कर चुके हैं, और ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या है, चारों मेजर्स को एक साल में जीत लेना। चारों मेजर्स मैंने आपको दिखाए थे ना ये चारों, तो कह रहे 2 ये जीत चुके हैं, आधा रास्ता तय कर चुके हैं। कह रहे ये नडाल भी है ना एक हैंडफुल हो सकते हैं। हैंडफुल का मतलब होता है समवन डिफिकल्ट टू मैनेज। इसके 2 मीनिंग है, वो आपको भी करवा दूंगा। तो इसका दूसरा मीनिंग है वो है ऐसा इंसान जो डिफ़िकल्ट हो मैनेज करना। तो कह रहा है बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो सकता है इनको मैनेज करना अगर ये ढंग के खेलने लगे तो। और कब, कह रहा है अगर वो सर्वाइव कर लेंगे पहले वीक को, जब ग्रास अभी भी लश होती है, बहुत सारी रिच और अबंडेंट होती है, और जो बाउंस होता है वो लो एंड स्किडी होता है, जो उछाल होता है बहुत कम होता है और बहुत फिसलन वाला होता है। आया समझ में? तो नडाल जो है इस बार जीत नहीं पाएंगे ग्रैंड स्लैम, लगता है, क्योंकि उनकी टांग टूटी हुई है, लेकिन आधा रास्ता वो तय कर चुके हैं। और अगर वो सर्वाइव कर गए ना फर्स्ट राउंड, तो समझ लेना वो एक मुश्किल खिलाड़ी होने वाले हैं, हैंडफुल होने वाले हैं। अब समझेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को। नडाल की वर्ब है कैन बी, हु की वर्ब है इज, हुआ है नडाल के लिए। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास ना हो, जो बहुत ज़्यादा लाइकली या संभावित ना हो। ही की वर्ब है सर्वाइव्स। ग्रास की वर्ब है इज। लश का मतलब होता है रिच एंड अबंडेंट, कोई चीज़ जो हरी भरी हो उसको बोलते हैं लश। बाउंस की कोई वर्ब नहीं आई है, एक्चुअल में इज वर्ब जो है ना उसको बाउंस के लिए भी हमने रिपीट कर दिया। ग्रास इज लश, बाउंस इज लो एंड स्किडी। स्किडी का मतलब है जो स्किड करे, जो फिसलन वाला हो, फिसलने वाला हो। अब इस हैंडफुल नाम के वर्ड पे आ जाओ। 2 मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग है मुट्ठी भर, हैंडफुल, एक मुट्ठी से भरा हुआ, मुट्ठी भर। जैसे मुट्ठी भर पैसा, मुट्ठी भर नॉलेज, मुट्ठी भर मीट, जो है किसी भी चीज़ का थोड़ा सा जो क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हैंडफुल। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है समवन डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर हैंडफुल बच्चा है ना, तो आप बोल रहे हो कि ये बच्चा बड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज है, बड़ा शरारती है। समझ गए ना? मिस्चीवियस इसका दूसरा मीनिंग है। तो आज इसने दूसरा वाला मीनिंग यूज़ किया है। अब ध्यान ये देना है, हैंडफुल का जो पहला मीनिंग है ना, इसका प्लूरल बनाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लो हैंडफुल है एक मुट्ठी भर, और आप बोलना चाहते हो कई मुट्ठी भर, तो आप लिखोगे हैंडफुल्स या लिखोगे हैंड्सफुल? आप लिखोगे हैंडफुल्स, है ना? वैसे स्पूनफुल मतलब चम्मच भर, लेकिन कई चम्मच भर हो तो आप लिखोगे स्पून फुल्स। फिस्टफुल भी होता है मुट्ठी भर, फिस्टफुल्स। बैग फुल मतलब एक बोरा भर, तो बैग फुल्स। अगर कई बोरे भर हैं तो बैग फुल्स लिखना, हैंड फुल्स लिखना, स्पून फुल्स लिखना। स्पून्स फुल मत लिखाना। जैसे ऐड 3 स्पून्सफुल्स ऑफ शुगर टू द ड्रिंक, इस ड्रिंक में 3 शुगर जो है 3 शुगर के चम्मच ऐड कर दो, तो स्पून्स फुल गलत होगा, आप लिखेंगे स्पून फुल्स। तो ये एक्स्ट्रा टिप है, ध्यान रखना। ये सारे वर्ड जो जिनके लास्ट में फुल आता है, इनका प्लूरल ऐसे ही बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा जोकोविक विल बी डेस्परेट टू ऐड टू हिज 20 slam titles and avoid the rare scenario where he would not be the reigning champion at any of the 4 majors। कह रहा जोकोविक जो है, जो कि डेस्परेट होगा, बहुत ही ज़्यादा आतुर होगा कि वो ऐड टू करे, वो जोड़ दे अपनी 20 जो है स्लैम टाइटल्स में, उसमें 21वां जो है टाइटल वो लेकर के आ जाए, और अवॉइड करे ऐसे रेयर सिनेरियो को जब वो नहीं होगा रेनिंग, यानी कि जो रेन कर रहा हो, जो लीड कर रहा हो चैंपियन के तौर पे किसी भी 4 में से किसी भी जो है मेजर जो है स्लैम में, मेजर जो है टूर्नामेंट में। तो जोकोविक इस बार इस साल के सारे टूर्नामेंट हार चुके हैं। अगर ये वाला भी हार गए तो वो चारों में हार जाएंगे, तो इस सिनेरियो को भी वो जो अवॉइड करना चाहेंगे। दूसरा वो चाहेंगे कि इस बार जीत भी जाऊं, 20 की 21 भी कर दूं, ताकि मैं नडाल को पीछे जाऊं, नडाल को पीछे करूं, जिनके 22 हो चुके हैं। आई बात समझ में? जोकोविक की वर्ब है विल बी, ही की वर्ब है वुड नॉट बी। रेनिंग का मतलब होता है जो रेन कर रहा हो, जो रूल कर रहा हो, जो लीड कर रहा हो। ध्यान दे लेना, रेन REIGN ये अलग वर्ड है, और एक वर्ड है REIN रेन, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना।
अगर आप किसी को रेन इन कर रहे हो तो आप कंट्रोल कर रहे हो, वहाँ पे जी वाला रेन मत लगा के आ जाना। द पुलिस वर ट्राइंग टू रेन इन प्रोटेस्टर्स, पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे कंट्रोल करने की प्रोटेस्टर्स को, यहाँ पे जी वाला रेन गलत लगा हुआ है, आप लगाएंगे REIN। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक जैसे हैं, ध्यान रखना है, अलग अलग वर्ड्स हैं। चलो कह रहा बरेंटिनी comes in with a grass court win-loss record of 21 since Wimbledon 19, including 2 titles at Queen's Club, one at Stuttgart and a final at Wimbledon 2021। फिर बैरेटिनी की बता रहा है, कह रहा है ये इस तरीके से आ रहे हैं, ग्रास कोर्ट विन लॉस रिकॉर्ड है इनका 20-1 का, और कब से? विंबलडन 2019 से। तो पहली बार ये 2019 में विंबलडन में आ रहे थे ग्रास कोर्ट पे, नहीं तो ये हमेशा जीतते आए हैं, 20 बार जीत चुके हैं। कह रहा है जिसमें 2 शामिल हैं टाइटल्स बड़े बड़े, एक क्वींस क्लब में और एक जो है स्टटगार्ट में, और दूसरा फाइनल जो है विंबलडन 2021 का। तो इस तरीके से बैरेंटिनी भी बड़ा जो है चैलेंज होने वाले हैं। फिर कह रहा है अमंग वीमेन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन ऐश बार्टी, ईगा स्वाटेक हैज एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज द न्यूमरो यूनो। कह रहा अगर वीमेन में बात करें, फीमेल प्लेयर्स की बात करें, तो डिफेंडिंग चैंपियन ऐश बार्टी की रिटायरमेंट के बाद में, शायद ये ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने अभी भी रिटायरमेंट ली है 24-25 साल की एज में, तो ये यंग रिटायरमेंट लेने वाली जो है प्लेयर के बिल्कुल बाद में वीमेन में अब ईगा स्वेटिक जो है उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे एज न्यूमरो यूनो। न्यूमरो यूनो का मतलब होता है नंबर 1। ऐश बार्टी गई और ईगा स्वेटिक अब नंबर 1 बन चुकी हैं। Correct, grass is admittedly the pole's weaker surface, and there is a closely bunched group with established credentials comprising Serena, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, and Simona Halep and Angelique Kerber। ये नए नाम है मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी, थोड़े बोलने में अपने को दिक्कत आएगी। कह रहा है जो ग्रास है ना वो एडमिटेडली है ना, एडमिट किए जाने वाले तौर पे, मान लिए जाने वाले तौर पे पॉल का वीकर सरफेस है। अब ये पॉल कौन है? कोई प्लेयर होंगी है ना, तो ये जो पॉल प्लेयर है ना, इनका ग्रास कोर्ट जो है वीकर सरफेस है, ये क्ले कोर्ट पे अच्छा खेलती हैं। और करेक्ट, बहुत ही क्लोजली बंस ग्रुप है, बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ ग्रुप है, जो इस्टेब्लिश क्रेडेंशियल्स के साथ में है, बहुत ही इस्टेब्लिश साख के साथ में। क्रेडेंशियल मतलब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या साख, जिसमें शामिल हैं ये सारे के सारे प्लेयर्स। तो पॉल तो इस बार बहुत अच्छे से नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ग्रास पे खेलना उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ग्रास पे खेलने वाले और अच्छे प्लेयर्स हैं लेडीज़ में, ये हैं सेरेना, पेट्रा, सिमोना, एंजेलिक है ना, गेरबिन। समझ में आ गया? ग्रास की वर्ब है इस, ग्रुप की वर्ब है इस, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। क्रेडेंशियल मतलब आपकी साख, आपके सर्टिफिकेट्स। करे हाँ, but Swiatek's splendid recent form, 6 titles including Roland Garros and 35 consecutive match wins on hard and clay, means she will not be short on confidence even without the specific skill sets demanded by grass courts। करे लेकिन Swiatek का जो splendid recent form है, हाल में जो उनका बड़ा अच्छा फॉर्म आया है, जिसमें 6 टाइटल हैं, जिसमें एक शामिल है रोलैंड गैरोस का यानी कि फ्रेंच ओपन का, और 35 कंसेक्यूटिव मैच विन्स हैं, लगातार जीते हैं हार्ड और क्ले दोनों ही टाइप के कोर्ट में। कह रहे ये जो रीसेंट फॉर्म है ना स्वेटेक की, ये इसका एक ही मतलब है कि वो शॉर्ट ऑन बिल्कुल नहीं होने वाली है, उनमें कोई भी कमी नहीं होने वाली है कॉन्फिडेंस की, यहाँ तक कि बिना स्पेसिफिक स्किल सेट्स के, स्पेसिफिक उस आर्ट के जो डिमांड की जाती है ग्रास कोर्ट्स के ऊपर विंबलडन जैसे जो है टूर्नामेंट्स के अंदर। तो बस वही प्लेयर्स के बारे में बताया गया है ना, सब प्लेयर्स की इन्होंने बात कर दी कि स्वेटेक भले ही विंबलडन में अच्छे से ना खेल पाएँ, उनके पास स्किल सेट ना हो, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत अच्छे से वो खेलती आ रही हैं। रीसेंट फॉर्म की वर्ब है मीन्स, शी की वर्ब है विल नॉट बी। शॉर्ट ऑन होना, शॉर्ट ऑफ होना, किसी चीज़ की आपके पास कमी होना। वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, दे आर शॉर्ट ऑफ मनी है ना। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, एकदम जो है मैजेस्टिक, बहुत ही प्यारा। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। ऐसे आर्टिकल से आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जीएस जीके। हो सकता है टेनिस से आपका कोई भी नाता ना हो, लेकिन ऐसे आर्टिकल जब अनसीन पैसेज में आते हैं ना, आपके लिए बहुत जो है परेशानी बन जाते हैं। इसलिए स्पोर्टिंग आर्टिकल्स की भी अपनी जगह है, कम से कम महीने में 1-2 बार पढ़ लिया करो। अब आ जाओ अपने क्विज पे। क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। रेटिसेंट का आपको सिनोनिम बताना है। आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद से भी बता पाएंगे। फर्स्ट के अंदर पूछा है आपसे एक अनकंट्रोलेबल फायर को क्या बोलते हैं। आई थिंक ये भी आप कर ही देंगे।
सेकंड और थर्ड में 2 एरर्स हैं, इनको फाइंड आउट करना है। मैं आपको छोटी छोटी हिंट्स दे देता हूँ। पहली एरर मिलेगी आपको इस वर्ड में, इसके आसपास कहीं देख लेना, और दूसरी एरर मिलेगी आपको सच वाले इस जो है पेयर के अंदर, सच एज या सच दैट, देख लेना, सच एज लगेगा सच दैट लगेगा अपने हिसाब से। चौथे और पांचवें में क्या करना है, फर्स्ट में आपसे पूछा है हाइफनेटेड एडजेक्टिव कैसे यूज़ करोगे, और इस सेकंड वाले में पूछा है आपसे शॉन नाम की वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है। शुरू में करवाया था ना मैंने आपको, शॉन ऑफ करना, ओ डबल एफ या ओ सिंगल एफ कैसे यूज़ करना है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। 6 क्वेश्चंस हैं, हिंट्स आपको दे दिए हैं, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, जाके मैच कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। कोई कमेंट्स हो, क्वेरीज हो, वो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, यू कैन टेक बेनिफिट्स। प्राइसेस को जानबूझ करके अफोर्डेबल रखा है ताकि सब लोग इनको अफोर्ड कर सकें। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। अंटिल देन साइनिंग आउट।